हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के उर्दू का फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के बारे में। जो पहला स्टेज का एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियोज़ में काफ़ी सारे सवाल को इंक्लूड किया गया है। वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए एग्ज़ाम के पहले इन वीडियो को देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट स्टेज वाले यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, सभी को डिस्कस किया जाएगा। और इस तरह के वीडियो हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे, यानी 2 वीडियो में आपका जो है सारा का सारा कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे बच्चों को कि उन लोगों के पास ऑब्जेक्टिव का बुक नहीं है, ऑब्जेक्टिव का सवाल नहीं है, ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट नहीं है, किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। काफ़ी कुछ उनके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो चलिए सारा कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप लोग जो है, एक तो जितनी कहानियाँ हैं आपके बुक में, अगर आपके पास बुक है तो आप सभी कहानियों को एक बार पढ़ कर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो बताया है इस वीडियोज़ को भी देखिए, कहानी को भी पढ़िए। यकीन जानिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर तो आपकी मजबूरी है, तो आपको हमारा वीडियो ही देखना होगा। बढ़िया से कॉपी कलम लेकर बैठिए। कहीं कहीं पर आपको हम नोट करने के लिए भी कहेंगे तो आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपके लिए, यानी वो क्लास 10th के उर्दू वालों के लिए। उसके बाद आप 11-12 में भी जाएंगे तो आपको उर्दू पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो ज्वाइन कर रखिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपका टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया गया है, और एक है आपका जीके ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। तो आप लोग सभी ग्रुप को ज्वाइन कर रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आते हैं सवाल पे। देखिए, सवाल नंबर 1 में पहला सवाल में आपसे कहा जा रहा है मंदरजा इबारत किस सबक से माखूज है और इसके लिखने वाले का नाम क्या है। तो देखिए, जवाब में है मंदरजा बाला इबारत जो है अफसाना भोला से है और माखूज है। और ये लिखने वाले का नाम क्या है। देखिए, लिखने वाले का नाम क्या है यहाँ पर। लिखने वाले का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह बेदी। यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि अफसाना भोला जो है वो किसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका लेखक का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। पहला सवाल क्या है, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं कि अफसाना भोला का लिखने वाला कौन है। अफसाना भोला को लिखने वाले का नाम क्या है, तो राजेंद्र सिंह बेदी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, माया कोजे में क्या रख रही थी, ठीक है। तो माया कोजे में मक्खन रख रही थी। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पर घी रहेगा, मक्खन रहेगा, दूध रहेगा, पनीर रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो आपको मक्खन वाले पे आंसर मारना है। तो माया कोजे में क्या रख रही थी? मक्खन रख रही थी। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल इससे निकलेगा। अगला है, माया का भाई माया के पास क्यों आता था। तो माया का जो भाई है साल में एक बार अपनी बेवा बहन से राखी बनवाने के लिए आता था। तो ये तो आंसर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका कि माया का भाई माया के पास क्यों आता था, राखी बनवाने, मिलने, या फिर घूमने, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आप जो राखी बनवाने वाला बात है उस पर आपको टिक आउट करना है, यानी उसको आंसर में लिखना है, ठीक है। अगला है हमारा, दादाजी अपनी बेवा बहू को किन बातों के करने के तलकीन किया करते थे, ठीक है। तो दादाजी जो थे अपनी बहू को अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर वगैरह पहनने की तलकीन किया करते थे। तो यहाँ पे आपको 2 बातें आपको याद रखनी है कि दादाजी के बारे में, कि दादाजी अपनी बहू को किस बात की तलकीन करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की और जेवर पहनने की, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ और दे दिया जाएगा, ठीक है। घूमने की तलकीन करते थे, अच्छा खाना खाने की तलकीन करते थे, या फिर जेवर पहनने की तलकीन करते थे। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, अच्छे कपड़े और जेवर, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो आपको क्या करना, आंसर में मारना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं भी कीजिएगा ना, इस वीडियोस को अगर 2 बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि माया ने अपने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को क्यों संदूक में बंद करके रखा था। तो माया ने इसके आंसर को देख लिए। माया ने जो एक अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। इसी समाज के डर से इसने अच्छे अच्छे कपड़ों और जेवरात को संदूक में बंद कर लिया था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल ये निकल कर आता है कि माया ने जो थे वो अपने किसके डर से, ठीक है, किसके डर से जो है अच्छे कपड़े और जेवर को संदूक में बंद कर लिए थे। ऑप्शन में आपको देगा समाज, देगा समाज के डर से,
या फिर अपने ससुर के डर से, या फिर अपने भाई के डर से, या पड़ोसी के डर से। तो इस तरह से जो आप यहाँ पे आंसर में देख पा रहे हैं कि उसने किसके डर से किया था, समाज के नियम कानून की वजह से, है ना। तो नियम कानून की वजह से वो क्या कर रही थी, समाज के रूह फरसा अहकाम। तो आपको हो सकता है कि समाज के अहकाम इस तरह से आपको जो है ऑप्शन में दिखाई दे, ठीक है। तो अपने दिमाग में फिट रखिएगा ये सब बातें, और यही सब आपको एग्जाम में आने वाला है। अगला सवाल है हमारा, माया कौन सा पाठ पढ़ रही थी। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माया दर्ज झेल पाठ पढ़ रही थी, ठीक है। कौन सा पाठ पढ़ रही थी, तो हरी 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 मेरी बार क्यों देर इतनी करी, ठीक है, ये वाला पाठ पढ़ रही थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा, भोला अपनी माँ से गीता सुनने के लिए क्यों इसरार करता था। तो भोला अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसलिए इसरार करता था कि वो कहानी सुनने का शौकीन था, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको रहेगा वो कहानी सुनने का शौकीन था, उसे कहानी सुनने का बहुत ऐसा 2 3 4 ऑप्शन आपको दे देगा इस तरह से। तो आप लोग को याद रखना क्यों क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको कहानी सुनने का वो शौकीन था, ठीक है। अगला है हमारा कि बेटे के मौत की बाद दादाजी किसके सहारे जी रहे थे। तो दादाजी अपने बेटे के मौत के बाद सिर्फ भोला के सहारे जी रहे थे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देगा वो भोला के सहारे जी रहे थे, समाज के सहारे जी रहे थे, बहू के सहारे जी रहे थे। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा, तो आपको वहाँ पे भोला वाला पे आंसर मारना है, ठीक है। वो भोला के सहारे जी रहे थे। भोला को कहानी सुनाने से दादाजी ने क्यों इनकार किया, ठीक है। तो भोला को कहानी सुनाने दादाजी क्यों, तो ये वाला सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, दादाजी ने भोला से कहानी सुनाने का क्या वादा किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए कि दादाजी ने दोपहर को कहानी सुनाने का वादा किया था। तो एक तो ये हो गया, दोपहर को वादा किया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादाजी ने भोला को कब कहानी सुनाने का वादा किया था, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। तो कब सुनाने का किया था, तो दोपहर में किया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सुबह होते ही दादाजी के दिल में क्या ख्याल आया। सुबह होते ही दादाजी के दिल में ख्याल आया कि भोला क्या सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। माया ने भाई के लिए क्या तैयार करके रखा था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो माया ने अपने आने वाले भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार करके रखा था। तो आपको इतना बड़ा आंसर आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको मिठाई, घी, मक्खन इस तरह से ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको मक्खन वाला पे आंसर मारना है। माया ने अपने भाई के लिए क्या तैयार करके रखा था, तो मक्खन को तैयार करके रखा था। अगला है, भोला को किस घड़ी के आने का इंतज़ार था, ठीक है। तो भोला को दोपहर के आने का इंतज़ार था, क्योंकि दादा ने दोपहर को कहानी सुनाने का वादा किया था, ठीक है। पहला तो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया, भोला को कब वादा किया गया था, दोपहर में कहानी सुनाने का। उसके बाद भोला को किस घड़ी का इंतज़ार था, शाम होने का इंतज़ार था, रात होने का इंतज़ार था, सुबह होने का इंतज़ार था, या फिर दोपहर होने का इंतज़ार था। तो दोपहर होने का इंतज़ार था, क्योंकि वो दोपहर को कहानी सुनने वाला था। समझ में आ गया आपको। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बना बना कर पूछा जाएगा। तो जितनी भी बातें हम बता रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे और भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसी चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि दादाजी ने कहानी ना सुनाने का क्या बहाना ढूंढा था। तो दादाजी ने कहानी ना सुनाने का ये बहाना ढूंढा था कि दिन में कहानी सुनाने से क्या होता है, मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। दिन में कहानी सुनाने से क्या होता है, मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले पे। अगला सवाल में देखिए आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे कि नया कानून किस अफसाने का है। तो नया कानून जो है वो किस अफसाने का है, ठीक है। किसका अफसाना है, किस अफसाने का नहीं, किसका अफसाना है, यानी उसका राइटर जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर के राइटर को आपको याद कर लेना है, वहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नया कानून जो है अफसाना शहादत हसन मंटू का है। किसका है, शहादत हसन मंटू का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। मंगू कौन था, तो मंगू एक कोचवान था और अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। तो मंगू कौन था, मंगू एक कोचवान था, ठीक है, कोचवान था, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। मंगू कौन था, कोचवान था, इस तरह से याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो आप उसको एक काम कीजिए ना, आप उसको लिखते चलिए अपने कॉपी पे, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अगर उर्दू पढ़ने आता है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव सवालों को हिंदी में भी लिख लीजिए, उसको पढ़ कर जाइए, वहाँ पर आप ज़रूर आंसर करके आइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मंगू को
खबरें कैसे मिला करती थी, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंगू कोचवान था, इसके तांगे पर बैठने वाले सवारियों से इसे खबरें मिलती थी। तो मंगू को खबरें कैसे मिलती थी? डाकियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो तांगे पर बैठने वालों के द्वारा। कैसे मिलती थी? तांगों पर बैठने वालों के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन में रहेगा, आपको इसको टिक आउट करना है। मंगू अंग्रेज़ों से क्यों नफरत करता था? तो मंगू अंग्रेज़ों से इसलिए नफरत करता था कि वो समझता था कि अंग्रेज़ों ने धोखा और फ़रेब से हिंदुस्तान को ग़ुलाम बना लिया है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा ही आपको एग्ज़ाम तक। ठीक है, आपका यहाँ पर इसी चैप्टर में है कि आपको जो है उसका मुतज़ात आपको याद रखना है। आपसे हो सकता है जंग का मुतज़ात आपसे पूछ ले, 4 गो ऑप्शन दे दे, तो आपको अमन रखना है, इसका उल्टा, गुमान का यकीन, सुरूर का गम, सुस्त का चुस्त, जदीद का कदीम। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव सवाल होगा आपका कि भीख कहानी किसकी है, यानी भीख कहानी जो है वो किसने लिखा है? तो भीख के लिखने वाले का नाम हयातुल्लाह अंसारी है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। कैलाश की लारी पथरागढ़ को पार कर कर कहाँ पहुँची? ठीक है, कैलाश की लारी जो है वो पथरागढ़ को पार करके, पहाड़ों को पार करके मोती नगर वादी में पहुँची। कहाँ पहुँची थी? मोती नगर वादी में पहुँची। ये आपका ऑप्शन में रहेगा, इसको याद रखिएगा। कैलाश ने अपने बहनों समेत कहाँ पहुँचा, है ना? तो कैलाश अपनी बहनों समेत तब्दीली हुआ के लिए कश्मीर के वादी मोती नगर डाक बंगला में पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? मोती नगर डाक बंगला में। ठीक है, ये वाला लाइन आपको याद रखना है कि कैलाश कहाँ पहुंचा था? तो मोती नगर डाक बंगला में। इतना सा खाली आपको याद रखना है। ठीक है, कैलाश को अपने पास से किसकी आवाज़ सुनाई दी? कैलाश को अपने पास से एक दुबली पतली सी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? तो लड़की की आवाज़। ठीक है, लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी, दुबली पतली सी। बस इतना सा याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रजनी को कई भाई बहन थे। तो रजनी को 5 भाई बहन थे। रजनी को कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला है हमारा, सुबह सवेरे रजनी खुश क्यों थी? तो रजनी सुबह सवेरे इसलिए खुश थी कि इसे कैलाश के यहाँ पहुँचना था, है ना? रजनी कैलाश से मिलने कहाँ जा रही थी? तो रजनी कैलाश से मिलने सॉफ्ट पहाड़ी के ऊपर मिलने जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सॉफ्ट पहाड़ी के ऊपर। रजनी के पहुँचने पर कैलाश क्या कर रहा था? तो रजनी के पहुँचने पर कैलाश चाय पी रहा था। रजनी के पहुँचने पर कैलाश क्या कर रहा था? तो रजनी के पहुँचने पर कैलाश चाय पी रहा था। तो ये रहेगा आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। 2 रुपये लेकर रजनी किस तरफ भागी? तो रजनी 2 रुपये लेकर बाज़ार की तरफ भागी। रजनी 2 रुपये लेकर कहाँ भागी थी? बाज़ार की तरफ भागी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मुजाहिद मुस्लिम औरत किसकी मंगेतर थी और इसका नाम क्या था? मुजाहिद मुस्लिम औरत यूसुफ मियाँ की मंगेतर थी। इसमें 2 सवाल है। मुजाहिद मुस्लिम औरत किसकी मंगेतर थी? तो यूसुफ मियाँ की मंगेतर थी। अब मंगेतर थी और इसका नाम सलमा था। तो आपसे 2 सवाल पूछे गए थे। मुजाहिद मुस्लिम औरत जी थी, वो किसकी मंगेतर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मियाँ की। इसके बाद फिर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मुजाहिद जो मुस्लिम औरत थी इसका नाम क्या था? तो इसका नाम सलमा था। इसमें 2 सवाल है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, राम सहाय का मुलाजिम दरवाजे पे किसके आने की खबर देता है? तो राम सहाय का जो मुलाजिम है दरवाजे पर किसका? 4 सिपाही के आने का खबर देता है। किसका खबर देता है? 4 सिपाही के आने का खबर देता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि किस चीज़ का तजुर्बा करने के लिए एक दिन मुकर्रर हुआ था? तो गोश्त खाने के लिए एक दिन मुकर्रर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी ने गोश्त खाने की गलती क्यों की? गांधी जी ताकतवर होना चाहते थे ताकि अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कर सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने गोश्त खाने की गलती की। अगला इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि गांधी जी ने जब पैसे चुराए तो इनकी उम्र क्या थी? गांधी जी ने जब पैसे चुराए तो इस वक्त इनकी उम्र 12-13 वर्ष की थी। 12 या 13 वर्ष की थी, याद रखिएगा। गांधी जी ने एतराफ़नामा क्यों लिखा? गांधी जी ने अपने किए पर शर्मिंदा थे, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास था, इसलिए उसने अपने वालिद के सामने एतराफ़ जुर्म करना चाहते थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
उसके बाद अफसाना का जो टॉपिक है वो अफसाना को आप लोगों को पूरा पढ़कर जाना है, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है अफसाना जो है किस सदी के आगाज़ में पैदा हुआ, तो आपको याद रखना है कि अफसाना जो है वो 20वीं सदी के आगाज़ में पैदा हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें से ज़्यादा वर्ड नहीं, कुछ कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जो वर्ड होंगे इसको आप लोग जो है टिक आउट कीजिएगा और उसको पढ़ कर जाइए, ठीक है ना। कम से कम 4-5 बार इसको आप पढ़ लीजिए अफसाना को, ठीक है। अगर अफसाना से कोई भी सवाल आपको देखने को मिलेगा ना तो यकीन जानिए आप उसे जो है आंसर करके आइएगा। तो अफसाना को 5 बार आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और अफसाना यदि आपके पास नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप इसको मोबाइल के स्क्रीन पर ही पढ़ सकते हैं। लिखना नहीं है, इतना बड़ा बड़ा आप लोगों को लिखना नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। हम थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ से आपको दिखा दिए, अगर आपके पास नहीं है तो, और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर दिए, आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब इतना सा पढ़ना है, सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको रटना नहीं है, आपको रटने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जो है आपको पढ़ कर जाना है, हर एक लेखक के बारे में। आप जैसे यहाँ पर है ना, राजेंद्र सिंह बेदी तहसील ढस्का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए, तो कहाँ पैदा हुए थे, तो जिला सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की, ठीक है। ये 2 बातें हर राइटर के याद रखिएगा, ठीक है। बाद हमारा जो अगला राइटर होगा वो होगा शहादत हसन मंटू। तो मंटू ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे, ज़िला लुधियाना पंजाब में। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो मंटू का जो ताल्लुक़ है वो किस ख़ानदान से था, तो कश्मीर से था, है ना। कश्मीरी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनकी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी। कहाँ हुई थी, अमृतसर में हुई थी। बस इसमें 2-3 बातें आपको याद रखना है। वैसे आपको उसको पूरा पढ़ना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आपको कम से कम एक पैराग्राफ तो पढ़कर ही जाना है लेखक के बारे में। ये किसका है, शहादत हसन मंटू का, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा, या नहीं तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला राइटर है वो है हयातुल्लाह अंसारी। इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। यहाँ से भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। आपसे पूछा जाएगा हयातुल्लाह अंसारी कहाँ पैदा हुए थे, तो लखनऊ में पैदा हुए थे। 1926 में मदरसा फ़रंगी महल से मसरूफ़ी उलूम के सिंध हासिल की, ठीक है। कहाँ से की थी, तो फ़रंगी महल से, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। कहाँ से BA किया था हयातुल्लाह अंसारी ने, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हम अगर पढ़ेंगे तो वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, जिसको आप लोग कभी नहीं देखिएगा, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। वीडियोज़ को रोक रोक करके पढ़िए, हम पूरा आपको नीचे तक ले जाते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो आप क्या कीजिए, वीडियोज़ रोक रोक कर इसको पूरा कहानी को पढ़ लीजिए। और जिनके पास बुक है तो वो तो अपने बुक में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो है अगला है हमारा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए, उनका असल नाम क्या था, इस तरह से, और उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल किया। ये 3 बातें होती है जो कि आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग जो देखिए आपको जूम आउट कर दे रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। यदि आपके किताब में है तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम पूरा आपको धीरे धीरे दिखा देते हैं कहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको पूरा कहानी आप पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में 4 से 5 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका सर सैयद का बचपन, ठीक है। सर सैयद के बारे में आपको जो है बताया गया है, ठीक है। उसके बारे में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ जरूर पढ़िए, कम से कम यहाँ तक आप पढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा सर सैयद के बचपन से, और यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिए, आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। इसके बाद है हमारा मोहम्मद मुजीब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे, तो लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम, जहाँ पे वालिद का नाम जिसका दिया रहेगा, वालिद का नाम एकदम से रट के जाना है आप लोगों को, ठीक है। और उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, ये 3-4 बातें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और आप उसके बाद अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे तो उसको तो आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। तो इसको अभी हम जो है आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसको आपको पूरा पढ़िए। आपके स्क्रीन पर धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सैयद अहमद खान के बारे में तो अभी तो हमने आपको बताया कि पढ़कर जाना था। सैयद अहमद दिल्ली के एक मजाज घराने में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में। सैयद अहमद ने अपने ज़माने में अहले कमाल फैज़ हासिल किया। 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ों से सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में इनकी तकरीरें हुई। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और पढ़कर जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लाइन कर लीजिएगा, यानी नोट कर लीजिएगा। नोट कैसे करना है हमने तो आपको बता ही दिया है,
तो इस तरह से आप लोग जो है पूरा इसको पढ़ कर जाना है। अगर आपके बुक में है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, या नहीं तो आप मोबाइल पे ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है राइटर मौलवी अब्दुल्ला हक के बारे में। तो मौलवी अब्दुल्ला हक के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक सवाल आपसे पूछा जाता है, बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? बाबाए उर्दू, तो इसको कहते हैं मौलवी अब्दुल्ला हक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रखिएगा। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा है, देख लीजिए, आपको इसको भी पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियोज़ रोक रोक करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव जो है देखिए कहानी से निकल करके ही आता है, कोई आपको अलग से कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आल अहमद का नाम सुरूर तखलुक बदायूं के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बदायूं के रहने वाले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से आप लोग जो है टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा टिक आउट कर लीजिएगा। इसके बारे में पूरा आप पढ़िए धीरे धीरे। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से पूरा कहानी आप लोगों को इसका पढ़ना है। उसके बाद आपको इसके बारे में पढ़ना है चकबस्त लखनवी, ठीक है। चकबस्त 1882 में, है ना, फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? फैज़ाबाद में। तो इस तरह से याद रखिएगा। सबके शहर का नाम, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पे तालीम हासिल की, उनके वालिद का नाम क्या था, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, सभी का ग्रुप वहाँ पे ग्रुप लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, जीके ग्रुप का, सबका लिंक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर कर रखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके स्टडी में, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।